तो ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमारा कंप्लीट है, ठीक है। हमने दो ही पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए थे सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। एक डेवलप किया था पूरा का पूरा वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और दूसरा हमारा बाहर की तरफ किसका था, कॉर्क कैम्बियम। वो कॉर्क को डेवलप कर लेते हैं, या फिर हम उसको नाम दे सकते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म को हम दूसरी भाषा में या सामान्य भाषा में छाल भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में जब वैस्कुलर टिश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं तो वैस्कुलर टिश्यूज़ के डेवलप होने के कारण अंदर की तरफ बनता है सेकेंडरी जाइलम, जो कि प्रेशर डालता है किस पे, पित्त पे। और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो प्रेशर किस पे डालता है, एंडोडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की सेल्स जो है वो प्रेशर डालती हैं एपिडर्मिस पे। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा टेंस होता है कि धीरे धीरे ये सेल्स जो है वो ढोलकाकार या आयताकार से कैसी हो जाती है, चपटी। और फाइनली इनके बीच में अगर हम कोई और सेल्स नहीं डालें तो इनकी जो टेंजिशनल वॉल्स होती हैं, स्पर्श रेखीय भित्तियाँ जो हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम की जगह अब हम क्या डाल देते हैं, पॉइंट कॉर्क। तो यहाँ पे वो टूट सकती हैं, कट फिट सकती हैं। इस वजह से इन कोशिकाओं में भी नई कोशिकाओं की पूर्ति के लिए स्थान या जो गैप हो रहा है, या अपना जो पादप आकार बढ़ा रहा है, तो उसकी जो गैप है उसको भरने के लिए हमें नई कोशिकाओं की जरूरत पड़ेगी, और उन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स या सेकेंडरी एपिडर्मल सेल्स। तो उनके डेवलपमेंट के लिए तो यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाता है कॉर्क और पेरिडर्म। कॉर्क को तो हम कॉर्क कह सकते हैं, और पेरिडर्म का मतलब हो गया परिचर्म, ठीक है। तो परिचर्म की अगर अपन डेफिनेशन दे तो सामान्य भाषा में हम इसे छाल कह सकते हैं, जो भी। तो छाल की डेफिनेशन अगर हम दे तो वैस्कुलर टिश्यूज की लास्ट कवरिंग क्या है, एंडोडर्मिस। मतलब कॉर्टेक्स की सबसे आंतरिक परत होगी एंडोडर्मिस, ठीक है, अधेश त्वचा। वो अधेश नहीं, अंतः त्वचा। और ये अंतः त्वचा के अंदर है पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल को अगर हम वैस्कुलर बंडल की एक रिंग के रूप में डेवलप कर लेते हैं, तो पेरिसाइकिल या एंडोडर्मिस के बाद जितनी भी लेयर है उन सबको हम छाल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में बताएं तो पेरिडर्म को हमने छाल के रूप में कहा, और यही सबसे बाह्य परत के रूप में और सेकेंडरी ग्रोथ से डेवलप संरचना है। वैस्कुलर टिश्यूज के लगातार बढ़ने के कारण ये प्रेशर जो अभी अपन ने बात करी वो कहाँ रिलीज हो रहा है, एपिडर्मिस पे। और इसके कारण इनके बीच में क्या हो सकता है, गैप हो सकता है। तो ऐसे में वैस्कुलर टिश्यूज का डेवलपमेंट कौन कर देता है, फैसिक्युलर कैम्बियम। बाहर कोई कैम्बियम की संरचना हमको दिखाई नहीं देती, तो ऐसे में बाहर भी हमें कोई ऐसी विभिजोत की कोशिकाओं की जरूरत पड़ेगी जो इस एक्स्ट्रा कट को रोक सके, क्योंकि इसके कटने से संरचना रैप्चर हो जाएगी, दूसरा संक्रमणकारी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, बाह्य आघातों से बचने के लिए यहाँ पे एक और सेकेंडरी मेरिस्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है, और वो सेकेंडरी मेरिस्टम भी इस कैम्बियम की तरह लेटरल मेरिस्टम, इसको डेवलप किया किसने, प्रोकैम्बियम ने। यहाँ पे डेवलपमेंट किसका हो रहा है, मेरिस्टम का। और ये सेल्स जो हैं ये पुनः विभेदनशील हो सकती हैं, और होकर क्या बनाती हैं, पेरिडर्म या कॉर्क। इसलिए इन्हें कॉर्क कैम्बियम या कॉर्क मेरिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कॉर्क कैम्बियम सेल्स।
अब इनकी उपस्थिति वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर तो ये डेवलप हो गई एक तरीके से, मोनोकॉट्स में तो है ही नहीं, और वैस्कुलर टिश्यूज के अंदर सिंगल लेयर के रूप में डेवलप है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जिन्हें हम फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर या मोटिवेशन होके तो क्या करती हैं, ये वापस विभाजन को प्रेरित कर लेती हैं। पर कॉर कैम्बियम की संरचना या संख्या जो है वो फिक्स नहीं है। तो ऐसे में जो मतलब अगर अपन एनाटॉमी की बात करें तो इसके अंदर बॉटनिस्ट जो उन्होंने क्या कर रखा है, एपिडर्मिस से फ्लोएम, फ्लोएम की आउटर लेयर, क्या क्या आ गया यहाँ पे, फ्लोएम की आउटर लेयर, पेरी साइकल, एंडोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मिडिल लेयर की कोई भी लेयर, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल या फ्लोएम की कोई भी बाह्य परत। एक्चुअली में फ्लोएम की बाह्य परत किसकी बनी है, पैरेन्काइमा। इनमें से अलग अलग स्पीसीज की विशेषता के अनुसार कॉर कैम्बियम की कोई निश्चित स्थान या निश्चित लेयर या निश्चित प्रकार की कोशिका नहीं पाई जाती, तो इनमें से कोई भी कोशिका जो है वो रूपांतरित हो जाती है किसमें, एक तरीके से कॉर्क कैम्बियम के रूप में, एक रिंग के रूप में। क्लियर है? तो यहाँ पे एक शर्त यह है कि कोशिका जो है वो एक तरीके से मैच्योर ही होनी चाहिए, प्रौढ़ या परिपक्व के बाद में जीर्ण नहीं होनी चाहिए। कोशिका जो है कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा नहीं होनी चाहिए। पेरेन्काइमा सेल जो है वो विभाजन को पुनः प्राप्त कर सकती है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी लेयर जो है वो क्या हो जाती है, इसमें आ जाती है। तो डिवीजन के आधार पे एक बार इसको यहां मिटा देते हैं। तो डिवीजन के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे जो ये पेरिडर्म है इसको 3 भागों में बांट देते हैं। डिवाइड इन 3 टाइप्स या पार्ट्स। 3 भागों में सुविधा की दृष्टि से बांट देते हैं। पहला हमारा जो पार्ट हो जाता है, फर्स्ट इज पेरिडर्म के लिए फैलोजन, और फैलोजन को हम बोल सकते हैं कागजन। नाम से ही दिख रहा है, काग का मतलब हो गया छाल और जन का मतलब हो गया मदर सेल, जो कि विभाजित होने की क्षमता रखती है और अपने विभाजन के फलस्वरूप जो है नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करती है। सेकेंड पॉइंट पे जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा फैलम। फैलम को अगर हम लिखें तो फैलम के लिए हम लिख सकते हैं काग। तीसरा हो जाता है फैलोडर्म, फैलोडर्म, और फैलोडर्म को हम यहां पे लिख सकते हैं काग अस्तर। ठीक है, एक सिंपल वे में एक एक को डिटेल में पढ़ लेते हैं। बस ये बता देता हूँ कि ये एक तरीके से कॉर कैम्बियम के वैसे फेसिकुलर कैम्बियम के समान सक्रिय होती है और कॉर कैम्बियम कहलाती है। इन्हीं के द्वारा बाहर और अंदर की तरफ कोशिकाएं काटी जाती है। जो कोशिकाएं बाहर काटी जाती है उन्हें हम काग कहते हैं, और जो कोशिकाएं अंदर काटी जाती है उन्हें हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं या काग स्तर के नाम से जानते हैं। अब फैलोजन की बात कर लेते हैं। फैलोजन जो है वो क्या है और कौन सी परत जो है वो फैलोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने एक सिंपल सी बात तो यहाँ पे कर ली कि एपिडर्मिस से फ्लोएम पेरेन्काइमा की आउटर लेयर तक कोई भी कोशिका जो है वो क्या हो सकती है, इसमें कन्वर्ट हो सकती है। ये एक अलग स्पेशलाइजेशन है अलग अलग फैमिलीज में। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे अपन दें तो जैसे कि क्विरकस, नीरियम, क्विरकस, उसके अलावा पायस या मेलस दे देते हैं। नीरियम का मतलब कनेर, क्विरकस का मतलब कॉर्क ट्री और मेलस का मतलब हो गया सेब। इनमें अगर अपन एग्जाम्पल दें तो इनमें जो फैलम की हम बात कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट एपिडर्मल सेल्स से होता है।
दीज आर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, ये एपिडर्मल सेल्स से विभेदित होती हैं, अर्थात इनमें एपिडर्मल सेल्स ही विभाजनशील होकर कॉर्क कैम्बियम के रूप में विकास करती है, जो विभाजित होकर बाहर की तरफ कॉर्क और अंदर की तरफ सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी एपिडर्मल सेल्स और कॉर्टिकल सेल्स को डेवलप करती है। दूसरे एग्जाम्पल अगर अपन यहाँ पे लें तो लाइक पॉपुलस, जगलेंस, इनमें अगर अपन बात करें तो जो हाइपोडर्मल सेल्स है, एक सनफ्लावर को भी हम इसमें एग्जांपल में ले सकते हैं। हाइपोडर्मल लेयर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, कॉर्क कैम्बियम के रूप में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना न्यूटाइप के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि पेरिडर्म या फेलोजन द्वारा जो भी कोशिकाएं बनाई जाती हैं वो अंदर की तरफ बनाई जाती हैं। क्लियर है, बाहर की तरफ कोई कोशिका बनाई जाती ही नहीं है। इसको समझाता हूं कैसे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल यहां पे हम ले सकते हैं पॉपुलस के बाद में, लाइक रोबिनिया, एरिस्टोलोकिया, रोबिनिया, एरिस्टोलोकिया, इसमें कॉर्टेक्स की सेकेंड एंड थर्ड लेयर, कॉर्टेक्स की या तो द्वितीय या तृतीय लेयर जो है वो कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन के रूप में क्या होती हैं, विकसित हो जाती हैं और कॉर्क का निर्माण करती है। क्लियर है, इसमें और एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक वाइटिस, प्यूनिका, इसमें पेरिसाइकल और फ्लोएम, पेरेन्काइमा की आउटर लेयर, पेरेन्काइमा की आउटर लेयर, और वो भी फ्लोएम पेरेन्काइमा भी कौन सा, सेकेंडरी। फ्लोएम पेरेन्काइमा की आउटर लेयर जो है वो, या पेरिसाइकिल की जो लेयर है वो किसमें, एक तरीके से फेलोजन के समान व्यवहार करती है और यहाँ पे कॉर्क बनाती है। अब अगर इनको अपन डायग्रामेटिकली भी देखें तो मैंने कहा कि सदैव फेलोजन या जो पेरिडर्म है वो अंदर की ओर बनती है, जो नई एधा बनेगी वो सदैव अंदर की ओर बनेगी। तो एक एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन इसी के एग्जाम्पल को लें नीरियम के को, तो ये हो गई है एपिडर्मल सेल्स, और ये हो गई हैं उसके नीचे हाइपोडर्मल सेल्स एंड मिडिल सेल्स, जिन्हें हम कॉर्टिकल सेल्स कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा की हमको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये हो गया। तो ऐसे में जब एपिडर्मल सेल्स विभेदित हो रही है तो जस्ट इसके नीचे की सेल्स विभेदित होंगी, तो ये जब ये सेल्स अपने आप को काटेंगी तो अंदर की तरफ काटेंगी, जो तो बन जाएगा एक सेकेंडरी कॉर्टेक्स या एपिडर्मल लेयर, और बाहर की तरफ जो कटेगी वो हो गई कॉर्क। तो बाहर इन्होंने एक्चुअली में काटा ही नहीं है, पहले से उपस्थित कोशिकाओं को इस लेयर के बनने की वजह से वो बाहर की ओर सरक जाती है, और जब वो बाहर की ओर सरकती है तो उसको हम बोलते हैं कॉर्क। तो यहाँ पे जो कॉर्क वो है वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम दो टाइप की सेल्स काटती है, बाहर की ओर फ्लोएम को काटती है, अंदर की ओर जाइलम को काटती है। लेकिन ये कॉर्क कैम्बियम जो है वो केवल एक ही विभाजन करती है और उसके फलस्वरूप अंदर की ओर नई कोशिका बनाती है। बाहर की जो कोशिका है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, प्रेशर से बाहर की ओर ढकेल दी जाती है। वहीं अगर अपन हाइपोडर्मल की बात करें तो एपिडर्मल सेल जो है वो क्या हो जाएंगी, आउट हो जाएंगी।
हाइपोडर्मल सेल्स में अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते, जबकि मिडिल कॉर्टेक्स में अंतराकोशिकीय अवकाश होते हैं। और कैम्बियम जो है उसमें भी कभी भी अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं पाए जाते हैं। तो ये सेल्स में विभेदन के फलस्वरूप जब यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं एक तरीके से किसको, फैलोजन को, ये बीच में हमने लाइन डेवलप कर दी है किसकी, फैलोजन की। तो फैलोजन के डेवलप होते ही ये सारी की सारी सेल्स जो है एक तरीके से डैमेज हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, मृत हो जाएंगी और ये बनाएंगी कॉर्क, और ये हो गया फैलोजन। ठीक है, और ये डेवलप होगी किसमें, हाइपोडर्मल सेल में। उसी प्रकार से कॉर्टेक्स, और उसी प्रकार से जब यहाँ डेवलप होती हैं किसमें, पेरिसाइकिल के अंदर या फ्लोएम के अंदर, तो ये उसके बाहर की समस्त सेल्स को किसमें डेवलप कर देती हैं, एक तरीके से कॉर्क में। तो हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उसके अंदर आपको कॉर्टेक्स मिलेगा ही नहीं, कॉर्टेक्स की मात्रा क्या होगी, बहुत ही कम होती है। और ये किसमें डेवलप हो जाते हैं, एक तरीके से डायरेक्ट एपिडर्मिस में, और उसके ऊपर आपको जो बार की या जो अपन छाल की बात कर रहे हैं वो मोटी लेयर्स के रूप में प्राप्त होती है। सामान्यतः अगर फैलोजन की सेल्स की हम बात कर रहे हैं तो ये मिलेंगी हमको, क्योंकि ये वही रेनिशियल टाइप की सेल्स से डेवलप हुई हैं। तो ये कोशिकाएं सामान्यतः घनाकार पतली भित्ति युक्त, घनाकार और पतली भित्ति युक्त होती हैं। दूसरा, इनके अंदर वैक्यूल, रिक्तिका बड़ी, लार्ज वैक्यूल होती है। और जो जीव द्रव्य है वो कैसा होता है, सघन। और ये कोशिका विभेदन वो मतलब विभाजनशील या पुनः विभाजन को प्राप्त कर लेती हैं। कभी कभी ये सेल्स जो हैं उनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन भी मिलता है, क्योंकि हाइपोडर्मल सेल्स हैं। तो हाइपोडर्मल सेल्स के लिए तो हमने कह रखा है कि हाइपोडर्मल सेल्स क्या हो जाती है, एक तरीके से कोलेनकाइमा टाइप की सेल्स हो जाती हैं। और कोलेनकाइमा सेल्स में जो अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता, और इसमें स्थूलन जो है कोणीय टाइप का स्थूलन जो है इनके अंदर पाया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स अगर अपन दें तो कुछ विशिष्ट पादपों की फैलोजन सेल्स जो हैं उनके अंदर क्या मिल रहा है हमको, ये स्टोरेज लाइक स्टार्च के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च एंड लिपिड्स के रूप में हमको क्या मिलता है, इनमें स्टोरेज भी मिलता है। और दूसरी चीज़, कभी कभी इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट भी मिलता है, अर्थात ये सेल्स फोटोसिंथेटिकली क्या होती हैं, एक्टिव। परंतु जब ये फैलोजन में डेवलप हो जाती हैं तब इनका क्लोरोप्लास्ट क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और ये विभेदनशील या मेरिस्टम के रूप में व्यवहार करने लगती हैं। एक बार फैलोजन डेवलप होने के बाद ये बिल्कुल वैस्कुलर कैम्बियम के समान ही क्या करने लगती हैं, व्यवहार करने लगती हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंजेस, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल दें तो लाइक क्विरकिस के अंदर इनकी जो डेवलपमेंट है वो एक साथ होती है, जबकि रोबिनिया की अगर अपन बात करें, यहीं लिख देते हैं, अलग से है ये सक्रियता की अगर अपन बात करें एक्टिविटी की, तो जो फैलोजन है फैलोजन जो है इसकी सक्रियता वैस्कुलर कैम्बियम के समान, ठीक है। लेकिन जैसे अगर अपन बात करें तो अधिकांशतः पादपों में क्या हो रहा है,
इसकी जो सक्रियता है वो वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता के बाद होता है। कुछ बॉटनिस्ट का ये मानना है कि सेकेंडरी फ्लोएम के बनने, सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज के बनना जो है और पेरिसाइकिल के ऊपर जो प्रेशर लगता है उसके फलस्वरूप कॉर कैम्बियम सेल्स या कॉर कैम्बियम इनिशियल जो है वो प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अधिकांशतः क्या हो रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ में जब एक बार जाइलम सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है या वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता के बाद कॉर्क कैम्बियम जो है वो सक्रिय होती है। परंतु अगर अपन यहाँ कुछ एग्जाम्पल दें, जैसे कि क्विरकस में दोनों एक साथ एक्टिव, दोनों एक साथ ही क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं और सेल्स का या लेयर्स का क्या करती है, विभेदन करती हैं। वहीं एक एग्जाम्पल अपन और ले लेते हैं, लाइक रोबिनिया। रोबिनिया के अंदर रोबिनिया में क्या हो रहा है, वेस्कुलर कैम्बियम रोबिनिया में वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो वर्ष में एक बार, ठीक है, जबकि कॉर कैम्बियम जो है वर्ष में 2 बार सक्रिय हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामान्यतः तो जो कॉर कैम्बियम ये बाद में होती है, लेकिन होती है एक वार्षिक वलय में दोनों का ही डेवलप होना जरूरी है, लेकिन पहले वेस्कुलर देन फिर कॉर कैम्बियम। लेकिन यहाँ पे क्विरकस में दोनों एक साथ, और उसके अलावा जैसे रोबिनिया इनकी एग्जाम्पल हम दें तो उसमें कॉर कैम्बियम जो है वो वर्ष में 2 बार सक्रिय हो जाती है, जबकि वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो वर्ष में एक बार ही सक्रिय हो पाती है। तो इसकी सक्रियता के फलस्वरूप 2 प्रकार की सेल्स कट रही हैं। एक सेल्स बाहर की तरफ डिवाइड हो रही हैं, एक्चुअली में वो इसके द्वारा बनी नहीं रही है, वो इसके द्वारा या नई परत के द्वारा बाहर की ओर ढकेली जा रही है। ये मिटा देते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं फैलम। इसको हम काग भी कह देते हैं, कॉर्क। ठीक है, फैलम की अगर हम बात करें तो फैलम, तो हम ये लिख सकते हैं कि फैलोजन द्वारा बाहर की ओर बाहर की ओर बनी कोशिकीय परत बाहर की ओर बनी हुई कोशिकीय परत जो है वो क्या कहलाती है, फैलम कहलाती है। इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, कॉर्क। फैलम का मतलब हो गया काग, कॉर्क का मतलब हो गया कॉर्क। ठीक है,
और इसी के बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की वजह से जो क्विरकस है, क्विरकस को हम कॉर्क प्लांट भी कहते हैं क्योंकि उससे कॉर्क बनाया जाता है। ठीक है, तो फैलम के विकास के कारण बाहर की ओर जो कोशिकाएं परत बनती है वो क्या कहलाती है? फैलम कहलाती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार, ठीक है, और जीवित, घनाकार और जीवित। परंतु फैलम के विकास के कारण और अंदर से आने वाले प्रसार के कारण जो लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि व्यास बढ़ रहा है, व्यास की वजह से इन पे खिंचाव पड़ रहा है, तो ये कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं? चपटी, ठीक है, और धीरे धीरे कैसे हो जाती है? मृत, क्योंकि धीरे धीरे इनका जो कम्युनिकेशन लिंकिंग है प्लाज्माडेस्माटास है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और इनके ऊपर सामान्यतः लिग्निन और कुछ कुछ के अंदर वैक्स, मोम का क्या हो जाता है? स्थूलन। तो ये कोशिकाएं कैसी हो गई? मृत हो गई, और इनके ऊपर जो है वो लिग्निन का स्थूलन पाया जा रहा है। लिग्निन का नहीं, एक चेंज करो इसमें, लिग्निन तो बाहर नहीं मिलेगा, बाहर हमको मिलेगा सुबेरिन। सुबेरिन का क्या मिल रहा है? यहाँ पे स्थूलन मिल रहा है, प्लस वैक्स का क्या मिलता है? स्थूलन यहाँ पे पाया जाता है। इन कोशिकाओं में अगर हम कहें तो अंतरावकाशीय है, अवकाश तो नहीं होंगे। और एक एग्जांपल जो भी मैंने कॉर्क प्लांट का दिया क्विरकस, उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि क्विरकस के अंदर डेवलपमेंट किस में हो रहा था? कॉर्टेक्स की आंतरिक परतों से, द्वितीय या तृतीय परत जो थी, दूसरी या तीसरी, उससे इसका क्या हो रहा था? फेलोजम का डेवलपमेंट हो रहा था। तो ऐसे में कॉर्क ट्री में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऊपर की छाल को हटा देते हैं तो इसकी जो सेल्स होती हैं कॉर्क सेल्स, वो कॉर्टेक्स सेल्स, वो पुनः क्या कर लेती हैं? डेवलप कर लेती है फेलोजन को, और अपने ऊपर किसको डेवलप कर लेती है? वापस कॉर्क को। तो हम इस कॉर्क को, मोटी परत को ही यूज में लेते हैं, किसके लिए? डेवलपमेंट, इसमें कॉर्क के निर्माण के लिए। तीसरा पॉइंट हमारा आता है फेलोडर्म, काग स्तर। एक्चुअली में सेल यही है जो काटी जाती है इसके द्वारा। सेंट्रिपिटल, अभिकेंद्री, अंदर की ओर, काटी गई कोशिकीय परत जो है वो क्या कहलाती है? काग स्तर या फेलोडर्म कहलाती है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो सभी कोशिकाएं हैं वो घनाकार और जीवित होती हैं। इन कोशिकाओं की अनेक परतें, कोशिकाएं कैसी हैं? घनाकार और जीवित। परंतु जैसे अगर अपन बात करें तो इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश उपस्थित, ठीक है। लेकिन जैसे अगर अपन हार्टवुड की बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के दौरान डाइकॉट्स के अंदर, तो लगातार वेस्कुलर टिश्यूज के डेवलपमेंट और उनके प्रेशर के कारण, एक सिंपल एग्जांपल देखना, एक कोशिका जो किसी से टच में नहीं है वो राउंड इन शेप होती है, फिर वहाँ लूजली अगर अपन उनको कॉम्पैक्ट कर दें तो वो राउंड इन शेप एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो वो कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं? ढोलकाकार, चपटी,
ठीक है। और ज़्यादा प्रेशर आता है तो इनकी जो टेंजिशनल वॉल एक दूसरे से भिड़ी हुई है वो धीरे धीरे कैसे हो जाती है, उसके साथ या उसके सापेक्ष कैसी हो जाएगी, बिल्कुल चपटी। तो यहाँ पे अगर अपन इसी गोल कोशिका की बात कर रहे हैं तो जितनी दूरी से ये अपनी सापेक्ष कोशिका से जुड़ी हुई है, ठीक है, उसी शेप की हो जाती है। तो यहाँ पे पॉलीगोनल हम बोल सकते हैं बहुभुजीय, इसमें भुजाएं हैं 1 2 3 4 5 और 6 भुजा हो गई, तो एक तरीके से हेक्सागोनल हो गई है, 7 हेप्टा 8 ऑक्टा। तो इस तरीके से धीरे धीरे कोशिका जीवित होती है, गोलाकार होती है या घनाकार होती हैं, पतली वित्ती युक्त होती हैं, ठीक है। लेकिन प्रेशर लगने की वजह से या सेकेंडरी ग्रोथ के डेवलपमेंट के कारण इनके बीच के अंतरा कोशिका अवकाश कभी कभी कम हो जाते हैं और ये कोशिकाएं कैसे हो जाती हैं, घनाकार से कैसे हो जाती है, बहुभुजीय भी हो जाती हैं। लेकिन ये कोशिकाएं जीवित रहती है और सामान्यतः स्टोरेज का कार्य जो है ये कोशिकाएं करती हैं। उसके अलावा इन सेल्स की एक से अधिक परतें भी मिल सकती हैं। अगर एक ही परत एक समर्थ में कट रही है दैट इज यूनिसीरिएट, और एक से ज़्यादा कट रही है तो मल्टीसीरिएट, बहुपर्तीय अवस्था में ये सेल्स डेवलप होती हैं। और उन्हें सामान्य भाषा में हम एक नाम दे सकते हैं और वो नाम हो गया सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अर्थात फेलोजन द्वारा अंदर की ओर जो कोशिकाएं काटी जाती है उन्हें हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, जबकि इसी के बाहर की ओर ढकेली गई कोशिकाएं, काटी गई नहीं है, ढकेली गई कोशिकाएं जो है वो फेलम या कॉर्क के नाम से जानी जाती है। इन कोशिकाओं की अगर अपन बात करें तो हाँ, इसमें हम कह सकते हैं कि कोशिकाएं जीवित है। स्टोरेज से, तो स्टोरेज में हम कार्बोहाइड्रेट, मंड, प्रोटीन्स आदि का स्टोरेज करते हैं। कभी कभी ये मिनरल्स आदि का स्टोरेज करके स्टोन सेल्स या स्केलेटल सेल्स में भी डेवलप हो जाती हैं। कुछ एग्जांपल्स में अगर हम कहें तो इन सेल्स के बीच बीच में फाइबर्स, मतलब कॉर्टिकल फाइबर्स के रूप में यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हो जाता है, और यहाँ पे लाइसोजीनस या साइजोजीनस जो है वो डेवलप हो जाती हैं सिक्रेटरी ग्लैंड्स। जैसे अगर अपन एग्जांपल लाइसोजीनस का दें तो उसमें है एग्जांपल ये संतरा या मौसम्बी के छिलके की संरचना, उसके अंदर लाइसोजीनस ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल डक्ट्स। उसके अलावा इसके अंदर जो है रेजिन कैनाल्स या डक्ट्स के रूप में भी इन सेल्स के बीच में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। तो अलग अलग टाइप की सेल्स जो है वो इनके अंदर पाई जाती हैं। तो कुल मिला के अगर हम पेरिडर्म की बात करें तो पेरिडर्म जो है वो किससे डेवलप हो रही है, कॉर्कैम्बियम या फेलोजम से। और फेलोजन जो है वो एक प्रकार की कोशिका काटती है अंदर की ओर, कभी भी बाहर की ओर नहीं काटती है। बाहर की ओर पहले से उपस्थित कोशिकाओं को ढकेल दिया जाता है। तो बाहर की ओर जो कोशिकाएं बढ़ती हैं उन्हें हम कॉर्क कह रहे हैं, और अंदर की ओर जो कोशिकाएं बढ़ रही हैं उन्हें हम बोलते हैं फेलोडर्म, काक स्तर, जो कि एक्चुअली में सेकेंडरी कॉर्टिकल सेल्स कहलाती हैं। जीवित कोशिका होती है, अंतर कोशिका अवकाश होते हैं, ज़्यादातर स्टोरेज का कार्य करती हैं और कभी कभी कुछ विशिष्ट ऑर्गन्स के रूप में भी डेवलप हो जाती हैं। तो यहाँ अब अपन अगर इसके परिचर्म के परिवर्धन या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट में भी इसी प्रकार की सारी सेल्स आएंगी, और इनका जो डेवलपमेंट विकास क्रम वो ताप, मौसम, पादप की आयु, कोशिकाओं के विभाजन की दर, ठीक है, और द्वितीयक वृद्धि जो है उसकी दर पर निर्भर करती है। इसी में एक पॉइंट और आता है राइटिडोम, यही लिख देते हैं। राइटिडोम को हिंदी में वैसे तो राइटिडोम ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिख देता हूँ मैं, बार्क। बार्क को वैसे तो छाल ही बोलते हैं, लेकिन छाल में और इसमें दोनों में अंतर है। एक छाल आपने सॉफ्ट प्लांट की देखी, एक छाल अगर अपन बबूल की या नीम की अपन बात करें तो उनके ऊपर की जो छाल है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी और एक तरीके से कटी फटी खुरदरी रूप में हमको वहाँ पे क्या कर रही है, दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर अपन फैलम की बात कर रहे हैं तो फैलम के अंदर एक नई डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के अनुसार क्या हो रहा है, लगातार, जैसे कि हमारे पास में 4 टाइप के ऑप्शंस हमने देखे। यहाँ पे अगर अपन क्विरकस की बात करें तो कॉर्टिकल सेल्स डिवाइड कर रही है, वहीं अगर अपन वाइटिस की बात करते हैं तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं, क्विरकस नहीं सॉरी रूबिनिया की बात कर रहे हैं तो डेवलप कर रही है कॉर्टिकल सेल्स।
वहीं वाइटिस की बात कर रहे हैं तो डेवलप कर रही है पेरिसाइकिल की जो सेल्स होती हैं वो इसको फैलोजन को डेवलप करती हैं। तो ऐसे में जितनी गहराई में फैलोजन का डेवलप हो रहा है उसके बाहर की सभी सेल्स बाहर की ओर ढकेल दी जाती हैं। प्रारंभ में ये घनाकार होती हैं, जीवित होती हैं, परंतु लगातार प्रेशर की वजह से और वाटर और मिनरल्स की हानि की वजह से ये कोशिकाएं धीरे धीरे कैसे हो जाती है, चपटी हो जाती हैं और कभी कभी अत्यधिक प्रेशर की वजह से इनके बीच की टेंजिशनल वॉल जो है स्पर्शरेखीय भित्ति वो टूट जाती है। तो ये कटी फटी भी हमको क्या होती है, दिखाई देती हैं और ये कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो जाती है, मृत। इनके ऊपर सुबेरिन और वैक्स का क्या हो गया, डिपोजिशन। और फाइनली ये एक मोटी परत के रूप में, खुरदरी या कटी फटी परत के रूप में दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं बार्क, और यही चीज़ कहलाती है राइटीडोम। तो ये न्यू टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइटीडोम। हम इसको एक्चुअली में छाल नहीं कह सकते क्योंकि छाल तो उस मृत अवशोषी परत के नीचे पाई जाती है, ठीक है। तो ये तो एक ऐसी परत है जो हर वर्ष के फैलोजन से जो फैलम डेवलप हो रही है, अगर ये रिलीज होकर दूर नहीं हटती है, चिपकी रहती है, धीरे धीरे कई वर्षों तक चिपकी रहती है, तो उसको हम बोलते हैं बार्क, जो कि हम कई प्लांट्स में लाइक इसमें यूकेलिप्टस में खेजड़ी की बात करें तो प्रोपोलिस एंड नीम, बबूल, इनमें हम आसानी से इन चीज़ों को देख सकते हैं और ये कई लेयर्स के रूप में वहाँ से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये कंप्लीट है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें हमने सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और पैरिडर्म को यहाँ पे डिस्कस किया। आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में अंदर इसमें एक ऐड और कर लेंगे, लाइक जो कुछ टॉपिक्स हैं सेकेंडरी ग्रोथ के, जैसे कि एनुअल रिंग्स हैं और वातरंध्र है, और उसके अलावा हमारे पास में आ जाते हैं वुड्स, हार्ट वुड्स है, सैप वुड है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो अगली क्लास में हम डिस्कस करते हैं। थैंक्स।